नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल। दोस्तों, ये हमारी बेसिक की आखिरी वीडियो होगी और बेसिक जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी फिर आगे आपको हम बताएंगे। ये लास्ट वीडियो है और अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो हो सकता है मैं ला सकता हूँ। अगर मुझे लगा इसमें नहीं कवर होगा तो मैं अगली वीडियो भी ला सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा ये हमारी आखिरी वीडियो हो सकता है मैं कोई और पॉइंट भूल जाऊँ और मुझे बाद में याद आए कि नहीं मुझे ये भी बताना था, तो हो सकता है मैं वीडियो ला सकता हूँ, लेकिन आप इसे आखिरी वीडियो ही समझें। अब जो हम करेंगे ना, अगली जो वीडियो आएगी वो अपने मैथ से रिलेटेड आएगी और हम पढ़ेंगे उसमें संख्या पद्धति। संख्या पद्धति की ही ये बेसिक है, कुछ आप समझ गए हैं और थोड़ा सा आज समझ जाएंगे, क्लियर हो जाएगा। गिनती से ही हमने शुरू किया था। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि हमने गिनती से शुरू किया था और गिनती पे ही ख़त्म कर रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में सब वीडियो की आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाइए चेकआउट कीजिए और देख लीजिए एक बार, ठीक है। ओके, चलिए ये वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज पढ़ाना क्या क्या है, देखो गिनती है, वही अपना काम है गिनती करना, तो इसी से आज बेसिक क्लियर करेंगे इन्हीं चीज़ों का, जितनी भी हमने यहाँ पे लिखी हुई है मतलब। तो क्या क्या करना है, देखो धनात्मक संख्या या धन पूर्णांक कौन सी होती हैं, ये चीज़ जान लीजिए। आज ये बात सिखाने वाले हैं, धनात्मक संख्या या धन पूर्णांक कौन सा होता है। देखो 1 2 3 4 5 6 जीरो छोड़ के जितनी भी आगे को संख्या जाएंगी, जहाँ तक भी जाएंगी, वो क्या है हमारा धनात्मक संख्या कहलाती है या धन पूर्णांक कहलाता है। अगर मैं कहूँ ये नेचुरल नंबर भी होती है, यानी प्राकृतिक संख्या भी यही होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं भी यही कहलाती हैं। तो आप समझ गए प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। जीरो छोड़ के बाकी ऊपर को जो होता है ये क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती हैं। एक पॉइंट हमारा क्लियर हुआ, यहाँ से हम धन पूर्णांक भी होता है, ये प्राकृतिक संख्या भी यही और धन पूर्णांक भी यही होती है ना, धनात्मक संख्याएं भी यही होती हैं। क्लियर हो गया, यानी कि धनात्मक संख्या भी यही है, धन पूर्णांक भी यही है और प्राकृतिक संख्या भी यही है। ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। चलते अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। ये ऋणात्मक संख्याएं या ऋण पूर्णांक कौन से होते हैं। देखो एक चीज याद रखना हमेशा, जहां माइनस से शुरू हो जाए, जैसे मान लीजिए -5, -4, -3, है ना, -2 और -1, तो ये क्या हो रहा कहलाती है, ये कहलाती है ऋणात्मक या ऋण पूर्णांक। ठीक है, इतनी बात क्लियर। जो माइनस में है संख्या वो क्या कहलाती है, ऋण पूर्णांक, और जो प्लस में है वो क्या कहलाता है, धन पूर्णांक। खत्म कहानी। अब अगला पॉइंट हम कवर करेंगे पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या जान लेते हैं। देखो एक संख्या हमारे पास, मान लीजिए ये जीरो हम इंक्लूड कर देते हैं साथ में, है ना। अभी हमने प्राकृतिक नंबर पढ़े थे ना, जैसे मान लीजिए हमने जीरो इंक्लूड कर दें, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश आगे जितनी भी संख्या है, तो ये क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। हमारा अगला पॉइंट है सम संख्याएं। सम संख्याएं जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएं, है ना, वो सम संख्या कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए हम 2 से भाग लगाएं तो ये कटता है, तो ये सम संख्या है ना। अगर हम 4 में लगाएं 2 से भाग तो ये भी कटता है, तो ये भी सम संख्या है। 6 में लगाएं तो ये भी सम संख्या है। और अब इतनी बात समझ में आ गई, जो 2 से डिवाइड हो जाए वो क्या कहलाती है, सम संख्या है। ओके, ये पॉइंट भी हमारा क्लियर। अब आ जाते हैं अपना अगले पॉइंट पे, विषम संख्याएं कौन सी कहलाती हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं हो उनको हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। क्या, जो 2 से डिवाइड ना हो उनको क्या बोलते हैं हम, विषम संख्या बोलते हैं। क्या 1 2 से डिवाइड होता है, नहीं। क्या 3 होता है, नहीं। 5 होता है, नहीं। 7 होता है, नहीं। 9 होता है, नहीं। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है, सम और विषम संख्याओं के अंदर क्या है, 2 का गैप चलता है, और इनके अंदर क्या है, एक 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाती है और एक नहीं होती है। जो डिवाइड होगी वो सम संख्या, जो डिवाइड नहीं होती वो विषम संख्या। हमारा ये भी पॉइंट क्लियर।
अब आ जाता है हमारा अगला पॉइंट 6 पे। पूर्णांक क्या होता है? देखो अभी हमने ये चीज़ देखी थी कि -4 है ना, -3, -2, -1। अब यहाँ पर 0 आएगा, उसके बाद ऊपर हो जाएंगे 1 2 3 4, है ना। तो ये जो संख्या है ना, डैश जितने भी हम आगे हो जाएंगे, इंक्लूड 0, माइनस और प्लस, तीनों को मिलाकर जो संख्या बनी हुई वो पूर्णांक कहलाती है ना, वो पूर्णांक है। इतनी बात क्लियर। अब हमें भाज्य संख्याएं हैं, है ना। तो भाज्य संख्या कौन सी होती हैं? देखो भाज्य संख्या वो होती हैं जो एक और अपने के सिवा किसी अन्य से भी कट जाती हैं, वो भाज्य कहलाती हैं। जैसे 4 है, ये इसको 4 भी काट देगा, 1 भी काट देगा, 2 भी काट देगा, तो इसका मतलब ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। ठीक है। 6 भी एक भाज्य संख्या। आप कहेंगे सर ये तो सम संख्या है। हाँ, ये सम भी संख्या है, क्योंकि 2 से भी कट रही है। 6 भी सम संख्या है, 2 से भी कट रही है। भाज्य का क्या मतलब, मैंने बताया था, भाज्य को समझो इस बात को। भाज्य कह रहा है कि एक के अलावा और स्वयं के अलावा, मतलब एक तो काट देती है सबको, और एक इसके अलावा, अपने के अलावा कोई और संख्या से काट दे तो क्या कहलाती है, वो भाज्य कहलाती है। कैसे? देखो इसको 2 काट रहा है, इसको 2 भी काट रहा है, इसको 3 भी काट रहा है। इसको 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं हम, और 3 से भी कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, है ना। ओके। 8 भी अगर ले लेते हैं हम, 8 तो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 2 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही 9 है। अब देखो इसमें आपने कहा से ऐसे ही तो सम संख्या ले रखी है, बिल्कुल ले रखी है। अब हमने 9 ले लिया, 9 तो नहीं है ये तो विषम संख्या है। देखा जाए तो ये विषम संख्या है, लेकिन ये एक भाज्य संख्या भी है। कैसे? देखो इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, हाँ, और स्वयं से डिवाइड हो जाएगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, और अगली 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये एक भाज्य संख्या है। ऐसे ही ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब करते हैं अभाज्य संख्या। अब एक और अपने सिवा किसी और से विभाजित ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। ये बड़ा कन्फ्यूजन कर गई। देखो इस कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये क्या कह रही है कि जो अपने सिवा और एक के सिवा, अपने आप से कटे और एक से कटे, वही संख्या भाज्य होगी, अदरवाइज भाज्य नहीं होगी। तो इस ऐसी कौन सी संख्या है? एक तो 2 है ना। अच्छा, एक कभी कभी इसको ये भी पूछ लेता है कि सम अभाज्य संख्या कितनी है। तो मैं बताता चलूं, सम अभाज्य संख्या केवल 2 ही है, यानी एक ही है। और पूछ ले सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन सी है, तो ये 2 ही है। याद रखना, सबसे छोटी पूछ ले चाहे सबसे बड़ी पूछ ले अभाज्य में, समअभाज्य, भैया यही है। इससे ना बड़ी है ना छोटी है फिर कोई। उसके बाद तो सब विषम आएगी। जैसे 3 आ जाएगा, फिर 3 के बाद फिर 5 आ जाएगा, 5 के बाद 7 आ जाएगा। अब भैया 7 के बाद 9 मत कर देना गलती से भी। क्यों? देखो 5 को 1 काटेगा, या फिर ये 5 खुद काटेगा। 3 को ये 3 खुद काटेगा या 1 काटेगा। 7 को या तो 1 काटेगा या 7 खुद काटेगा। अब भैया 9 को अगर मैं 9 लिख दूं तो क्या 3 नहीं काट देगा? हाँ काट देगा। तो फिर कैसे हो गई अभाज्य संख्या? नहीं होगी। 11 कर सकते हैं उसकी जगह पे, बिल्कुल कर सकते हैं भैया। 11 को तो या तो 11 काटेगी या फिर 1 काटेगा। ऐसे हम 13 कर सकते हैं। 13 को कौन सी संख्या काट सकती है ना। अब गलती से 15 मत कर देना। 15 को 3 काट देती है, याद रखना। 5 भी काट देता है, तो 15 मत कर देना, 17 हो जाएगा, है ना। ये चीजें याद रखना। जो अपने आप से कट जाए और 1 से कट जाए, वही अभाज्य संख्या होती है ना। वही अभाज्य संख्या होती हैं। ये क्लियर? ओके। अब बात आती है हमारी अगले पॉइंट, सहभाज्य संख्याएं। संख्याओं का ऐसे 2 गुणनखंड होते हैं आपस में जो एक के अतिरिक्त किसी से न कटे, अन्य किसी से ना कटे। वो संख्या क्या कहलाती है? क्या होता है? उनका एक ग्रुप होता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है 2 और 5, या फिर और भी कोई ग्रुप ले सकते हैं ना। तो 2 और 5 क्या है? अब कहेंगे सर 2 तो 2 से कट जाएगा। हाँ बिल्कुल कट जाएगा, लेकिन 2 तो मैंने बताया ना अभाज्य ही है अभी। और 5
ये तो सहभाज्य का मतलब ये है कि एक से ही कटेगा। मैंने ये देखो ये 8 ले लिया और 11 भी हो सकते हैं ये। आप कहेंगे तो सर ये तो 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, ये क्या आपने कैसे ले लिया? देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये मैंने ये कहा था ये दोनों कटनी चाहिए। जैसे अब मान लो कि मैंने यहाँ पे 4 ले रखा है और 4 के बाद अगर मैं 5 ले दूँ यहाँ पे, तो भाई साहब ये भी क्या हो जाएगा, सहभाज्य है। अगर मैं कहूँ आपसे कि मैंने 2 ले लिया और 2 की जगह फिर मैंने 4 ले लिया, तो ये सहभाज्य है? नहीं, ये नहीं होगा। क्यों? भाई इसको 2 काट रहा है, इसको भी 2 काट रहा है। आप कहेंगे सर तो दो स्वयं के, इनको स्वयं एक ही काटेगी, केवल एक ही काटेगी, एक के अलावा कोई और नहीं काटेगा। समझ में आ गई? इनको एक ही काटेगा, बस एक के अलावा कोई और नहीं काटेगा। जिसने और ने काट दिया तो सहभाज्य नहीं होगा। ऐसे ठीक है, ओके, ये भी क्रम हमारा खत्म हो गया। अब करते हैं आरोही आरोही क्रम पे। देखो इसको हम बढ़ता हुआ क्रम बोलते हैं, बढ़ता क्रम। मान लीजिए कोई संख्या में दे रखी है ना, कोई भी हम ए टू जेड हम मान लीजिए कहीं से भी कोई संख्या में दे रखी है और उल्टी सीधी पड़ी है। अगर मान लो ये संख्या हमें दे रखी है, इसमें से हमसे पूछ लिए भाई आरोही क्रम में लिखिए, तो हम सबसे पहले से सबसे छोटी संख्या ढूंढेंगे। 2 है, उठा ली। फिर उससे बड़ी ढूंढेंगे, 4 है, वो भी उठा लिया। फिर उसके बाद हम उससे बड़ा ढूंढेंगे, 5 है, वो भी उठा लिया, है ना। तो इसमें चलो 8 ले लिया और 8 के बाद है 11, ये हो गया। ये तो होता है बढ़ता हुआ क्रम। अवरोही क्रम क्या कहलाता है? अवरोही क्रम कहता है घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम, ठीक है, घटता क्रम। अगर मैं कहूँ आपसे ये संख्या हमसे घटता हुआ क्रम में लिखवाते तो हम कैसे लिखते? भाई 11 को यहाँ लिखते, 8 को फिर लिखते, 5 को लिखते, 4 को लिखते, फिर हम 2 को लिखते। इसका मतलब क्या हुआ? ये घटता हुआ क्रम है। बात क्लियर? ओके। आरोही क्रम अवरोही क्रम तक तो आपने पढ़े हैं, चलो वो तो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं परवर्ती या पूर्ववर्ती की। इसमें हम थोड़ा सा एक संख्या लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिख रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मुझसे कहा जाए परवर्ती का क्या मतलब होता है, परवर्ती का मतलब होता है प्लस, है ना, प्लस। अब कितना प्लस है वो संख्या के दी हुई संख्याओं पर डिपेंड करता है ना। कितना प्लस है वो दी हुई संख्याओं पर डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए, मुझसे मैं कह रहा हूँ कि 1 का प्रवर्ती क्या है, तो 2 है, 2 का प्रवर्ती 3 हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा 4, 4 का 5, 5 का 6, 6 का 7, 7 का 8। मतलब इसमें एक ऐड होता चला जा रहा है। परवर्ती का मतलब ये है, कोई मुझसे पूछ ले भाई इसमें 5 का प्रवर्ती कौन सी होगी, तो मैं बोल दूंगा भाई 6 होगा। और मुझसे पूछ ले भाई 7 का प्रवर्ती, तो 8 हो जाएगा। अब ऐसे ही यहाँ पर पूछ ले, ऐसे मैं यहाँ भी लिख लेता हूँ 2 3 4 5 6 7 8। कोई मुझसे पूछे भाई 4 का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो मैं बोल दूंगा 3 होगा। मैं बोल दूंगा, वो पूछ 3 का क्या होगा तो 2 बोल दूंगा। आप एक बात समझे, आरोही और अवरोही क्रम की ही तरह है। समझ में आ गई? ये जो है बढ़ता हुआ क्रम मान लीजिए, इसको घटता हुआ क्रम मान लीजिए, लेकिन ये एक सीरीज में चलता है ना। आरोही क्रम अवरोही क्रम सीरीज में नहीं चलता, वो कहीं से भी कोई संख्या रैंडमली उठा लेता, लेकिन ये सीरीज में चलता है। अगर मान लीजिए इनके बीच अगर 1 का अंतर चल रहा है ना, तो सब में 1 का ही अंतर चलेगा। अगर 2 का चल रहा तो फिर 2 का ही चलेगा, 4 का चल रहा तो 4 का चलेगा। कहने का मतलब ये है जितना डिफरेंट होगा ना, वो उतने का ही अंतर आपसे पूछ लेगा। जैसे मान लीजिए 4 का डिफरेंट चल रहा है ना संख्या में, तो आपको 4 का ही पूर्ववर्ती है, 4 का डिफरेंट ही करके बताना है। ऐसा नहीं है कि आपसे पूछ लिए कि सीरीज तो चल रही है 4 के डिफरेंट की, आपसे कहा कि 20 का भैया पूर्ववर्ती क्या है, 4 के डिफरेंट पे तो 16 आने चाहिए। आप कह दें सर 20 का तो 19 होगा, तो गलत हो जाएगा। डिफरेंट जरूर रखना है आपको, ठीक है। जितने की डिफरेंट चल रहा है उतना ही, जैसे 1 के साथ में कितने का, बस एक ही तो एक डिफरेंट चल रहा है, एक कोई तो ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो, इसलिए हम इसका 3 का पूर्ववर्ती पूछ लेते तो 2 हो जाता, क्योंकि एक ही चल रहा है इसमें, इस सीरीज में। खत्म। आई होप समझ में आ गई बातें, मैं जो कहना चाह रहा हूँ समझ गए होंगे आप, कि
आरोही अवरोही की तरह है लेकिन एक सीरीज में चलती है। ठीक है, परमेय संख्या की बात कर लेते हैं अब हम, है ना। ये पॉइंट यहाँ पर हम खत्म कर लेते हैं। परमेय संख्या है P अपॉन Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? परमेय संख्या कहलाती हैं। कौन कौन सी संख्या लिखी जाए? जैसे 5 लिखी जा सकती है, 7 लिखी जा सकती है, 8 लिखी जा सकती है, 5/2 लिखी जा सकती है, 3/2 लिखी जा सकती है। ये जो संख्या है ना, ये क्या कहलाती हैं? परमेय संख्या कहलाती हैं, है ना। ये जो अब कहेंगे सर ये कि कैसे लिखेंगे? भाई इसको लिख सकते हैं हम, 5 को लिख सकते हैं, इसके नीचे 1 कर दो, हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ऐसे भी कर सकते हैं या किसी के भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है हम एक ही करेंगे। भाई 5/7 भी इसको भी उठा के यहाँ कर दो तो हो नहीं सकता, लिख जाएगी, है ना। बस शर्त है कि ये जो Q जो शून्य नहीं होना चाहिए, Q जो शून्य नहीं होनी चाहिए, 0 ना होने चाहिए, बाकी कुछ भी हो Q अपन Q के रूप में लिख जाएगी। अब बात करते हैं अपर में संख्याएं। अपर में संख्या का क्या मतलब हुआ? देखो, अपर में संख्या का मतलब हुआ जो इस फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, नहीं लिखी जा सकती, उनको क्या बोलते हैं हम? अपर में संख्या बोलते हैं। जैसे यार देखिए, एक पाई का मान है, क्या इसको हम लिख सकते हैं Q अपन के रूप में? नहीं। जैसे √2 को लिख सकते हैं हम? नहीं। जैसे √3 को लिख सकते हैं? नहीं। -√3 को लिख सकते हैं? नहीं। जैसे भी मतलब ऐसी वो संख्या जिसको हम इस रूप में नहीं लिख सकते, वो क्या कहलाती हैं? अपर में संख्या कहलाती हैं। इतनी बात पल्ले पड़ रही है ना? अगर नहीं पढ़ी तो एक बार वीडियो फिर देखिएगा, फिर से रिवाइंड करिएगा, है ना, आपको समझ आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि देखो पहली बार में चीज़ें नहीं पल्ले पड़ती हैं। अगर आप पहली बार इन चीज़ों को सीख रहे हैं तो नहीं पल्ले पड़ेगी, हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत पैदा करें। को और समझने की कोशिश करिए, गहराई में जाने की कोशिश करिए तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब बात कर रहे हैं वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्या कौन सी होती है? परमेय और अपरमेय संख्या का मिश्रण ही क्या कहलाता है? देखो, इन दोनों का मिश्रण ही क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। जैसे 5, 7, 8, √2, √3, ये क्या कहलाएगा? ये वास्तविक संख्या कहलाता है। क्लियर? क्लियर ना? ओके, अब आ जाइए जो चीज़ मैं सिखाना चाह रहा था लास्ट के लिए, इन चीज़ों पर आ जाइए। देखिए, अब सीखेंगे हम स्थानीय मान, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर के हिसाब से भी होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। मैं कोई संख्या ले लेता हूँ, अब ऐसा नहीं है कि आप कहें कि सर आपने क्या ले लिया, मैं कुछ भी ले सकता हूँ, है ना। अब मुझसे पूछ ली 2 का स्थानीय मान कितना है ना। तो देखो, 2 का स्थानीय मान निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक पूछ ले स्थानीय मान और एक है, साथ में लेके चलते हैं पॉइंट को भी, ठीक है, जातीय मान। इसको हम इंग्लिश में फेस वैल्यू बोलते हैं और इसको हम प्लेस वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, अगर मुझसे पूछ ले 2 का स्थानीय मान कितना है, तो एक ही जगह 2 दिखाई दे रहा है मुझे, यहाँ पर मैं लिखूंगा 2, है ना, उसके बाद 2 जीरो लगा दूंगा। ठीक है, इतना है, 200 है। ठीक है, 2 का स्थानीय मान 200। अगर पूछ ले फेस वैल्यू कितनी है, मतलब जातीय मान कितना है, तो भैया 2 का जातीय मान 2 ही है। ठीक है, समझ में आ रही है जातीय मान और फेस वैल्यू में? अगर तुमसे पूछ ले 3 का स्थानीय मान कितना है, तो आप क्या करेंगे, 3 लिखेंगे और 3 के बाद 1 2 3 जीरो है, भैया लिख दो। 3000 क्या है, ये स्थानीय मान है। अगर पूछ कह दे आपसे कि जातीय मान बताइए भैया 3 में, तो जातीय मान 3 ही है केवल। समझ में आ गई? स्थानीय मान क्या, जो अंक के बाद कितने अंक है वो देखने होते हैं, तब हम उसके बाद जीरो लगा देते हैं। ठीक है, और जातीय मान जो अंक पूछ लिया जाता है वही जातीय मान होता, खत्म कहानी। ठीक है, आई होप जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ समझ गए होंगे। मतलब मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि स्थानीय मान के बजाय से स्थानीय मान पूछे, उसके बाद हम ये लिख के 3, उसके बाद जो भी बच रहा है आगे जीरो लगा देते हैं। अगर पूछ ले हमसे जाति, अगर ये वाला मान पूछ ले जातीय मान, तो हमारे आगे जो हमसे पूछ रहा है वो जिस अंक का पूछ रहा है उसी अंक को उठा के यहाँ रख देते हैं, भैया वही हमारा फेस वैल्यू होगी। ठीक है, फिर समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई और अच्छी लगी हो वीडियो तो शेयर करें,
लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।